हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोगों का ना थ्योरेटिकल एंगल ख़त्म हो चुका है। अब हमें रेगुलेटरी एंगल देखना है इस चैप्टर का, यानी कि अब हम कुछ ना नेशनल लेवल पे सरकार के कुछ एफर्ट्स के बारे में, कुछ एक्ट्स के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में, कुछ पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रयास करे और हमारे देश में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपका ये चैप्टर मोर और लेस 50 to 60% ख़त्म हो गया है। बाकी जो आधा रह गया है वो कुछ एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स के रिगार्डिंग है और कुछ एक्ट्स वगैरह आपको आएंगे, ठीक है। और उसी के बीच में इक्के दुक्के कंसेप्ट से आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट एज सच इसका ख़त्म हो चुका है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन मेजर्स की। यानी कि अगर कोई भी किसी भी रीजन में अगर हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी पड़ती है। अगर उनके अंदर उनके बीच में अगर थ्रेड्स को अगर हमें मिटिगेट करना है, हटाना है पूरी तरीके से, तो क्या करना पड़ता है? इन इंसानों को और इंसानों की एक्टिविटीज़ को वाइल्ड लाइफ से दूर रखो। राइट श्रेया? सबसे बड़ी बात, कम करने की तो बात ही नहीं है ना, दूर ही रखो बिल्कुल उनसे, वो अपने रास्ते। राइट? इसके लिए एक तरकीब होती है जिसको कहा जाता है इको ब्रिजेस या फिर इको डक्ट। आप इसके बारे में जानते तो हो, लेकिन ये कंसेप्ट आपके सामने लाइफ में पहली बार आ रहा होगा। चलो समझते हैं इसको क्या है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप ऐसा करके ना बना सकते हो इसको, जैसे आप कुछ मत करो, आप पेपर के अंदर जैसे कभी आए, आपको एक रेफरेंस के तौर पर बनाना है, ऐसा यहाँ पर लिख दो एनिमल 1, एनिमल 2, इनके बीच में जो जोन है, उसके बाद आप ये ऐसे करके यहाँ पर आप बना दो, ये इसको नीचे लिख दो, ये है आपका हाईवे, यहाँ लिख दो ये भी है आपका अपर एंड का हाईवे। उसके बाद ये आप सिंपल तरीके से, प्यारे तरीके से यहाँ पर कुछ आप ट्री कवर वगैरह बनाकर दिखा दो, वेजिटेशन बनाकर दिखा दो, और इस पूरे डायग्राम को आप बॉक्स में डालकर उसके बाद एक हेडिंग इसकी कॉमन दे दो कि ये है एक आपका इको ब्रिज। बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या बनाया, क्योंकि फेमस कंसेप्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर इससे वाकिफ नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट में ऐसा डायग्राम बना सकते हो आप, 10 सेकंड लगते हैं, मुश्किल से 10-15 सेकंड, तो ये आपका ऐसे इको ब्रिज बन जाता है। आपको उधर कोई कुत्ता जानवर, मंकी वगैरह, टाइगर वगैरह बनाने में बैठ जाना, सिंपल देखा करो एनिमल 1 एनिमल 2, ठीक है, समझ गए होंगे। बाकी आपको जो ठीक लगे, जिस तरीके से आपको इनोवेशन लगे, आप कर सकते हो। ये मेरा तरीका है, मैंने अपना तरीका आपको बताया, तो समझते हैं इसको, क्योंकि जीएस पेपर 3 में मेंस आंसर राइटिंग में सॉल्यूशन देने के काम आ सकता है आपको ये, ठीक है। तो इट एम्स टू एनहेंस वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी जो डिस्टर्ब हो सकती थी हाईवे की वजह से या किसी रोड की जाने की वजह से, ठीक है। अब अगर हाईवे जहाँ पर बन रखा है, तो हाईवेज या कोई भी ऐसा बड़ा सा रोड नेटवर्क, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ हमारे देश में वो किसी न किसी जंगल वाले इलाके से ही निकलता होगा, राइट? ऐसा है कि नहीं है? तभी तो हाईवेज बनाए गए होंगे, जंगल को काट के ही तो हाईवेज बनाए गए होंगे। हाईवेज इतने बड़े होते हैं, ऐसा कोई लैंड क्या बना है, मतलब हमारे देश में पड़ा होता है? कोई बंजर जमीन पड़ी हुई है हमारे देश में 500 किलोमीटर लंबी? बताओ, नहीं ना। जंगलों को काट काट के हाईवेज का निर्माण करा जाता है, राइट? इसमें निर्भय श्रेया है ना। तो अब करना क्या होता है हमें, दीज ब्रिजेस आर ओवरलेड विद प्लांटिंग फ्रॉम द एरिया टू गिव इट अ कंटिन्यूअस लुक विथ लैंडस्केप। हमें यहाँ पर टाइम टू टाइम हाईवे के ऊपर कुछ ऐसे ब्रिजेस बनाने होते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर हम इसको बनाएं, ये जा रहा है हाईवे, ग्रीन कवर को एनहेंस करने के लिए ग्रीन कवर को इनहेंस करने के लिए
सबसे पहले बना दो बीच में एक लेन पेड़ पौधों की, इससे तो ग्रीन कवर एनहेंस हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है ये मेरे को ग्रीन कवर इस डायग्राम के अंदर? इधर आओ, ये बीच में दिख रहा है ग्रीन कवर, ये पूरा का पूरा है ना। इससे तो ग्रीन कवर जो है वो इंश्योर हो जाएगा कि ग्रीन कवर बनाया जा रहा है। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें ऊपर से कुछ ब्रिज वगैरह निकालने हैं इसके आगे चलकर। जैसे मतलब मान लो एक ही हमने ब्रिज बनाया, एक इधर बनाया, यहां होगा घना वाला ग्रीन कवर बहुत ज्यादा। इससे फायदा क्या होता है, हाईवे बनाने के लिए क्या आप ऐसा कह सकते हो, इधर जितना भी ग्रीन कवर था उसकी हमें कुर्बानी देनी पड़ी। जहां जहां मैंने क्रॉस कर रखा है हाईवे है, रोड पे चाहिए तो यानी कि ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय हो गया श्रेया इसमें, ठीक है। लेकिन मैं इस लॉस वाले ग्रीन कवर को क्या कर रहा हूं, कंपनसेट कर रहा हूं। क्या कर कर, ऊपर ये ब्रिजेस बनाकर, ऊपर ये ब्रिजेस बनाकर जो कि यहां देखने को मिलेंगे, यहां देखने को मिलेंगे। अब आगे की कहानी देखना, दोबारा हाईवे चलेगा, और ये बार बार अलग अलग जगह पे ये बनाए जाएंगे। अगेन मैं ट्रैक बना रहा हूं एक फॉरेस्ट कवर लॉस का, लॉस 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 लॉस। यहां पर भी ग्रीन कवर गॉन, ग्रीन कवर गॉन, ग्रीन कवर गॉन, गॉन 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 गॉन। कंपनसेशन क्या है इसकी, ये ब्रिजेस, ये ब्रिजेस, यही है इधर की कंपनसेशन। समझ गए? अब मेरा सवाल आपसे ये है, मैं इतना डिटेल में इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ डायग्राम बना बना के बच्चों की तरह। मेरा सवाल आपके लिए ये है, आप मुझे ये बताओ सोच समझ के, जो अभी हाईवेज एक्सप्रेसवेज चल रहे हैं, जैसे गौरव हम अपना यूपी का पकड़ लेते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो यहां पर जो ऑलरेडी जो हाईवेज या एक्सप्रेसवे है, ये वाला इको ब्रिज या इको डट का काम करना उन पर पॉसिबल है अभी, या जो अब फ्रेश प्रोजेक्ट आएंगे उन पे ही करा जा सकता है? अच्छा, फ्रेश प्रोजेक्ट को पहले मुझे ये बताओ कि कहते हैं क्या है एनवायरमेंटली, और जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उसमें जब हम कुछ तिगड़म करते हैं उसको क्या कहते हैं,
जल्दी बताओ। शाबाश। ग्रीन फील्ड कौन से होते हैं? फ्रेश एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। ब्राउन फील्ड कौन से होते हैं? विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस और उसमें कुछ तिगड़म करा जाता है। राइट? ये हो गया। हाँ, तो मेरे अब सवाल का जवाब दो ज़रा कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जैसे मतलब मान लो यमुना एक्सप्रेस वे है, अब श्रेया यहाँ पर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं इसको ग्रीन फील्ड कहूँगा कि ब्राउन फील्ड कहूँगा? ब्राउन फील्ड। तो बताओ, करे जा सकते हैं चेंजेस? देखो वही तो बात है ना, समझ के देखो ना। ये हाईवे मैंने बनाए, ब्रिज कहाँ से बना दिया बताओ? कहाँ बनाया है मैंने? ब्रिज कहाँ बनता है? हमेशा नीचे बनता है, हाईवे के ऊपर बन जाता है, बीच रोड पे बन जाता है, या थोड़ा सा गैप लेकर अपर हाइट पर बनता है? बताओ। ब्रिज बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? हाईवे को छेड़ना भी है मुझे, ब्रिज बनाने के लिए छेड़ना भी है। हाईवे को टच भी करना मुझे ब्रिज बनाने के लिए, नहीं ना? लेकिन ये मैं किस जगह पर बनाऊंगा श्रेया इको ब्रिज ऐसे? क्यों गौरव? मैं ऐसे थोड़ी ना, ये थोड़ी ना मैं किसी भी हाईवे एक्सप्रेस वे पे ब्रिज बनाने लग जाऊंगा, है ना? मुझे क्या देखना पड़ेगा? हाईवे के दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड क्या हो अच्छा खासा ग्रीन कवर या फॉरेस्ट कवर, जो मर्जी बोल लो। उन सारी जगहों पर यह सपना पूरा करा जा सकता है। यानी कि कोई फर्क पड़ता है क्या मैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को चुन रहा हूं या ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट को चुन रहा हूं इसके लिए? नहीं पड़ता ना, बस यही जानना था। और ये टॉपिक अब आपको कुछ नया मिलने नहीं वाला। मैं एक मिनट के लिए इसको मिटा दूं, अब ज़रा हटा दूं ताकि आपको अंदर की थ्योरी दिख सके। अब यहाँ पर आप देखिए, it aims to enhance wildlife connectivity that can be disrupted because of highways या फिर लॉगिंग। अच्छा, हाईवे से लॉगिंग पता है किसको कहा जा रहा है? वैसे यहाँ पर आप ये भी तो कह सकते हो ना, ये इस प्रकार की डिस्ट्रप्शन सिर्फ हाईवेज की वजह से नहीं है, रेलवे लाइंस की वजह से भी हो सकती है। बताओ, जब जो रेलवे की पटरियां बनती हैं उसके लिए भी देश में बड़े सारे जंगल काटे जाते हैं कि नहीं काटे जाते हैं? बिल्कुल। तो दीज ब्रिजेस आर ओवरलेड विथ प्लांटिंग फ्रॉम द एरिया टू गिव इट अ कंटिन्यूस लुक विद लैंडस्केप। ये लैंडस्केप यहां पर किसको बोला जा रहा है? इस ग्रीन फॉरेस्ट ट्री कवर को, राइट? सॉरी, अब तो फॉरेस्ट कवर नहीं बोलना चाहिए मुझे, ग्रीन कवर को, जो कि कनेक्ट कर रहा है किसके साथ? फॉरेस्ट के साथ, राइट? तो ये बनेगा कैसे? ये हाईवे है, पहले हाईवे नहीं बनाता हूं, पहले मैं ब्रिज बना के दिखाता हूं। यहां पर है ग्रीन कवर, लेफ्ट साइड, राइट साइड ग्रीन कवर। ये एरिया एक फ्लैट लैंड होगा, मतलब फ्लैट ही होगा ना ये वाला लैंड, ऐसे। ये भी एक फ्लैट होगा,
नीचे बेस पे लाई कर रहा है ना। अब क्या करूंगा, यहां से इस ब्रिज को हल्का सा उठाना है और ये जोड़ते जोड़ते जब ये नीचे आएगा तो यहां पर एक फ्लैट लैंड है, यहां पर एक फ्लैट लैंड है, ये यहीं से शुरू होगा और ऐसे अगर ब्रिज जा रहा है तो ये यहां पर आके दोबारा ऐसा फ्लैट हो जाएगा। और बीच से क्या जा रहा है इसके, क्लियर हुआ? बताओ। ठीक है, ये लेकिन करा किस लिए जाता है इसमें, आपके और मेरे टहलने के लिए, कि हाईवे पे रुक के बोर हो रहे हैं तो चलो घूमे घूमे ऊपर घुमाते हैं। एनिमल्स के मूवमेंट के लिए है ना, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इकोलॉजिकल इंटरफेरेंस ना हो, राइट, देश में, है ना। तो इको ब्रिजेस कैन इंक्लूड कैनोपी ब्रिजेस, इट इज यूजली फॉर मंकीज, स्क्वेरल या दूसरे आर्बोरियल स्पीशीज, मतलब जो ज़्यादा नुकसान नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक तनावपूर्ण माहौल में आ जाएंगे अगर उन पर कुछ करा नहीं किया तो, मतलब अगर उनकी नेचुरल हैबिटेट को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो। कंक्रीट अंडरपासेस एंड ओवरपास टनल और वायडक्ट यूजली फॉर लार्जर एनिमल्स, जैसे जो पैसेज नहीं बन रखे रहते हैं मेट्रोज में, जैसे अगर आपको ये मेट्रो गेट नंबर 2 है, ये गेट नंबर 4 है, बीच में एक बड़ी सी रोड जा रही है, अब आपको उसको क्रॉस करना है तो क्रॉस कर नहीं सकते, तो ऊपर से एक ट्रैवलिंग पाथ बना दिया जाता है, ऐसे करके ऐसे करा जा सकता है, या फिर एम्फीबियन टनल्स और कल्वर्ट्स। तो हमें इस प्रकार के ब्रिजेस की क्यों आवश्यकता है? बड़े सारे रेप्टाइल्स जो हैं लाइक माउंटेन रिजर्ट्स ऐसे रोड किल में मारे जाते हैं, तो गाड़ी चल रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा हाईवे पे अक्सर थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे कुत्ता तो हमारा देखा ही होगा आपने, बाकी किसी जानवर को देखा हो चाहे ना देखा हो, है ना, कुत्ता और हाँ चेकर वगैरह, ये तो मर ही रहते हैं ना, रोड क्रॉस करते करते इतनी स्पीड में कर नहीं पा रहे होते जितनी स्पीड में गाड़ी या ट्रक या ये सब आ रहा होता है, तो मर जाते हैं। इससे एक अवेयरनेस बिल्डिंग मैकेनिज्म क्रिएट होगा एंड इट इज़ अ वे टू सी हाउ वी कैन प्रिजर्व द इकोसिस्टम। एग्जांपल क्या है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडरपासेस 1.4 किलोमीटर की एनिमल कंजर्वेशन के लिए इंडिया के अंदर बिल्ड करी गई है अलॉन्ग मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर थ्रू पेंच टाइगर रिजर्व। कुछ इस प्रकार का, वैसे तो ये है वो टाइम टू टाइम देखो ये बन रखा है पैसेज। मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ पास से कैसे होता है, और पास लेके चलता हूँ, रुको ज़रा 1 मिनट रुकना। ये देख लो, देख लो पूरा ऊपर बना रखा है बिल्कुल सेम जंगल जैसा, है ना। अगर ऐसा कोई एरिया अगर आपको मिल जाए तो हमें चढ़ना चाहिए इस पे। क्यों, मजेदार तो लग रहा है एरिया ये, तुम्हें नहीं पता कि वहां पर बैठा कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है जानवर, राइट। क्योंकि बगल में जंगल है अगर, तो भालू शेर चीता कोई भी हो सकता है यहाँ पर, इसका मतलब है ना। और अगर आप ध्यान से देखो ना, इसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करी जाती है, देख रहे हो इलेक्ट्रिक फेंसेस वगैरह ये बनाए जाते हैं जो है ना, ताकि वो ऐसा भी ना कि कूद के यहाँ पर गिर पड़े। और वैसे भी कोई टाइगर या जैसे कोई स्पीशीज ऐसी होती है तो ऐसा नहीं है, अब ये तो धूप वाले एरियाज हो जाते हैं जनरली, धूप पड़ रही है पे,
तो बहुत टाइम तक यहाँ पर नहीं टिकते हैं, बस वो तो ये कि उनको फील ना हो कि मतलब वो जंगल क्रॉस करते करते जा रहे हैं, फिर वो दोबारा क्रॉस कर जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो कंजर्वेशनिस्ट हैं दे यूज अ रेंज ऑफ टेक्निक्स टू हेल्प इंक्रीज कनेक्टिविटी इन फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप। वो कॉरिडोर क्रिएट करते हैं, बफर्स एंड इको ब्रिजेस टू हेल्प वाइल्ड लाइफ मूव अराउंड। इको ब्रिजेस जो हैं दे एम टू एनहेंस वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी जो कि डिस्टर्ब हो सकती है बिकॉज ऑफ हाईवेज या रेलवे लाइंस की वजह से। इको ब्रिजेस इंक्लूड कैनोपी ब्रिजेस, ये मैंने आपको बताया, यूजली फॉर मंकी, स्क्वेरल्स एंड अदर आर्बोरियल स्पीशीज। एंड मैं आपको दिखाता हूँ पहले ये कैनोपी ब्रिज। ऐसे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर मंकीज वगैरह और ये सब जो है ये यहाँ पर जा सके। तभी तो देखो ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते करते इतना ज़्यादा हमने छोटे छोटे स्पीशीज़ जो हैं इनको भी इतना तंग कर दिया है। शहर के लोग जो अर्बनाइजेशन की व्यवस्था है, हमारे देश में सब लोग तंग है कि नहीं, तंग है कि नहीं है, कि जो बंदर वगैरह हैं वो शहरों में काफ़ी ज़्यादा घूमने लगे आजकल और बहुत सारी व्यवस्था को तंग करते हैं वो। बताओ, है ना। उसके बाद कंक्रीट अंडरपासेस और ओवरपास टनल्स और वायाडक्ट यूजली फॉर लार्जर एनिमल्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा है, कुछ उसी प्रकार का दिखा रहा है। जैसे बगल में कैनाल, नहर के किनारे मान सकते हो कि उनके लिए रास्ता अलग कर दिया गया हो, गाय भैंस या फिर कुछ बुल वगैरह के लिए। और एम्फीबियन टनल्स या फिर कल्वर्ट्स। लाइक दिस, इस प्रकार के जैसे जो होते हैं ना। और ये ताकि यहाँ से एनिमल्स पास आउट हो सके आराम से। ओके, तो यूजली दीज ब्रिजेस आर ओवरलेड विद प्लांटिंग टू गिव इट अ कंटिन्यूअस लुक विद द लैंडस्केप, ताकि चेंजेस ना लगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पर आप देख लो, ऊपर देखो ये पास तो नीचे बनाया गया, लेकिन ऊपर देखो पूरी की पूरी सेम तरीके से प्लांटेशन लग रही है। अगर यहाँ पर ये जो गाड़ी निकल रही है, इस गाड़ी में बैठे हुए लोग कोई कुछ पता लगा सकते हैं कि अंडरग्राउंड कुछ ऐसा पास, यहाँ से एक टनल यहाँ से पास हो रही होगी? बताओ, इनको एक झलक में पता भी लगेगा ऐसा कुछ? नहीं ना। ये सिर्फ बस फेंसेस को देख के ये चौंक सकते हैं कि पता नहीं हो सकता है कि कुछ यहाँ पर कुछ प्लांटेशन होती हो, किसी का लैंड हो, ऐसा ऐसा बनाया गया हो, है ना। बस ये हो सकता है मैक्सिमम। अब मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताता हूँ, क्वारंटीन सेंटर्स टू चेक इन्वेसिव स्पीशीज। अब बड़े सारे देशों ने क्या कर रखा है, जो ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज होती हैं, चाहे वो फ्लोरा की हो चाहे वो फौना की हो, जब ये किसी भी रीजन में, कंट्री में एंटर करती है तो उधर की लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट होते हैं। तो बड़े सारे कंट्रीज ने एक क्वारंटीन फैसिलिटीज एस्टेब्लिश कर रखी। जैसे आपको पता है कोविड के टाइम पर जब भी कोई ट्रैवल कर कर आ रहा था तो उसको एयरपोर्ट्स पर या इधर उधर जगह पर क्वारंटीन सेंटर में रुकना जो था वो मस्त था, है ना, जिसको क्वारंटीन होना मस्त था। तो कंट्रीज हैव एनिमल, प्लांट एंड हेल्थ क्वारंटीन फैसिलिटीज एट ऑल ट्रांस बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स, जहाँ जहाँ से फ्लोरा एंड फौना की जो एंट्री हो सकती है किसी भी क्रॉस कंट्री बॉर्डर पे, वहाँ पर ये ऐसे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हेल्थ क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो है बनाई जाएंगी। वहाँ पर उनका प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा, चेकअप होगा और ये देखा जाएगा थ्रेट तो नहीं है लोकल उसके लिए, इकोसिस्टम के लिए।
भारत में ऐसे 108 प्लांट क्वारंटीन सेंटर्स हैं विच आर लोकेटेड एट मेजर एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये देख लो, रीजनल प्लांट क्वारंटीन स्टेशन मुंबई, और यहाँ पर निगरानी में इनको रखा जाता है। और टेस्ट करके देखा जाता है कि अगर ये ऐसी स्पीशीज़ के साथ यहाँ पर मर्ज हैं, मिक्स है, एनवायरनमेंट के अंदर एंटर कर गए, तो बाकियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बाकी स्पीशीज़ इनके होने से मर तो नहीं रहे हैं, लुप्त तो नहीं हो रहे हैं, वो सड़ तो नहीं गए, गल तो नहीं गए इनके साथ। तो यहाँ पर एक प्रकार से ऐसा टेस्ट करा जाता है सबको साथ में रख के। मान लो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है, इनको अलग अलग तरह के, इमेजिन कर लो कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस कंट्री के लिए, उस स्टेट के लिए, उस रीजन के लिए, उनके साथ उनको ग्रो करवाया गया हो। ठीक है, और जब करवाया गया हो तो ये सारे लुप्त हो गए 4 दिन के अंदर, तो देख लिया जाएगा कि नहीं भाई इसे वापस भेजो, ये हमारी कंट्री के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, खतरनाक है। और वो कंट्री फिर इसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज डिक्लेयर करके बैन कर सकती है। ठीक है, तो क्वारंटीन सेंटर्स दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, क्योंकि कस्टम वाले ही पकड़ेंगे एयरपोर्ट, सी पोर्ट या रेलवे स्टेशन ऐसे, विच वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज, DPPQS। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसका जो इंपोर्ट होता है हमारे देश में, इट इज़ गवर्न बाय डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1914, जो कि आज़ादी से पहले से चला आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रोल ऑफ इन्वेसिव पेस्ट एंड वीड्स। और वीड्स क्या होते हैं? गांजा नहीं, अनवांटेड प्लांट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इट हैज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स जिनका इंपोर्ट जो है वो अलाउ है, रिस्ट्रिक्टेड है या फिर बैन है। एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वीड्स ऑल्सो जो कि कंट्री के अंदर एंटर नहीं करनी चाहिए थ्रू एनी काइंड ऑफ इम्पोर्ट, फिर चाहे वो कमर्शियल इम्पोर्ट हो, कोई सरकार करवा रही हो, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अपने साथ कैरी करके लेकर आ रहा हो, वो ये कहे मैं शौकिया तौर पर इस पौधे को लेकर आ रहा हूँ, मुझे सुंदर लगता है, तो उसको बोला जाता है या तो पौधा रहेगा इस देश में या तुम रहोगे, तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, जब भी कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एयरपोर्ट पर, सी पोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर अराइव होता है दूसरी कंट्री से, कस्टम ऑफिसर्स उसे चेक करते हैं क्या इसके पास फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है। और आपको एक चीज़ पता है, ये फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी, अभी तक मैंने इसके बारे में पढ़वाया नहीं है। ये फाइटोसेंट्री मेजर्स होते हैं श्रेया WTO के रूल्स के अंतर्गत, मैंने करंट अफेयर में पढ़वाया था एक बारी, छोटा सा एक वर्ड आया था इसका, एक बार एक पैराग्राफ आया था, है ना। ये देखने के लिए कि वो उधर की हेल्थ प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं, कहीं डिस्ट्रक्टिव ना बन जाए उधर की इकोसिस्टम वगैरह के लिए, पढ़ा था ना हमने उसको, कुणाल जैद, अगर आपको याद हो इसमें फाइटोसेंट्री मेजर्स। ठीक है, उसके बाद दिस सर्टिफिकेट शोइंग दैट द प्रोडक्ट इज विदाउट एनी पेस्ट और वीड इन्फेस्टेशन, ये इशू करा जाता है सरकार के द्वारा ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री। अगर ये प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन मिल जाता है, इट इज़ क्लियर्ड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज आफ्टर अ सैंपल टेस्ट। अगर ये जो प्रोडक्ट है इसको फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो DPPQS जो है इस प्रोडक्ट को बेसिकली क्या करती है, इस प्रोडक्ट को फ्यूमिगेट करती है, मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिला, प्रोडक्ट फेल है। अब इस प्रोडक्ट का एक भी सैंपल हमारे देश में टिका नहीं होना चाहिए, तो गैस फ्यूमिगेंट फॉर सॉइल बोर्न डिसीजेज एंड पेस्ट, इनके साथ टेस्ट करा जाता है कि ये क्या रिएक्ट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द यूजेस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, एंड ये फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट फिर इशू करा जाता है। मतलब अगर फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया तो ये जो डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन क्वारंटीन स्टोरेज, ये देखता है कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। टेस्टिंग इसकी एक स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ होती है, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ।
कि सॉइल बोर्न डिसीजेस इससे या पेस्ट कुछ पैदा तो नहीं हो रहे हैं, उनको एक बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है, वो फैल तो नहीं जाएंगे, वो इस वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देंगे, उसको रिलीज करके क्या गैसेस रिलीज हो रही हैं, उसके बाद एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करा जा सकता है, या फिर कंप्लीट तरीके से इसको बैन करा जा सकता है, इसको जलाया जा सकता है, इसका एक एक सैंपल मिटाया जा सकता है और बैन कर दिया जा सकता है, इसको एक लिस्ट में डालकर, ब्लैक लिस्ट में डालकर के ये हमारे देश में कैसे भी करके एंटर नहीं होना चाहिए किसी भी पर्पज से। अब इश्यूज क्या होते हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ क्वारंटीन सेंटर्स? ओनली हाफ ऑफ इंडिया क्वारंटीन सेंटर्स आर फंक्शनल। कितने हैं टोटल अभी हमारे देश में? 108 प्लांट क्वारंटीन सेंटर्स, ठीक है। बाकी सारे बंद हो चुके हैं क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इट इज़ नेग्लिजिबल और बिकॉज ऑफ द स्टाफ शॉर्टेज। कस्टम ऑफिसर्स जो हैं दे ऑफन रिलीज द कार्गो विदाउट रेफरिंग इट टू द DPPQS। नेपाल में एक बार क्या हुआ था, फॉर इंस्टेंस नेपाल स्टॉप द एंट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया विदाउट अ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम इन बिहार अ ईयर अगो। करप्शन जो है वो उसके चार्जेस या उसके जो ट्रेसेस हमें DPPQS में देखने को मिले हैं, और ऑफिसर जो है ऐसा लिया जाता है कि ऐसा देखा जाता है कि वो उस कस्टम को, उस माल को क्लियर कर देते हैं बाय टेकिंग ब्राइब्स, रिश्वत लेने के बाद, ठीक है। जो सिक्योरिटी होती है इंडिया के क्वारंटीन स्टेशन पर, इट इज़ ऑल्सो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट एंड आइटम्स डिसअपियर इन ट्रांसिट, यानी कि गायब हो जाते हैं आइटम्स, लोग तरीके जाते हैं, हथकंडे जानते हैं, ऑफिसर्स इतने हैं नहीं, रोकने वाला कोई है नहीं, एंट्री चेक पॉइंट इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, और ऊपर से जिनको रोकना चाहिए वो खुद, उनके ऊपर चार्जेस देखे गए हैं, वो खुद हरामखोर किस्म के पर्सन है कुछ, और वो रिश्वत वगैरह लेकर उन प्रोडक्ट्स को पास होने देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोकल इकोसिस्टम को, रीजनल इकोसिस्टम को, इंडिया के इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की प्रिजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।